हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग 250 यानी कि 250 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर है आपका पर्यावरण का, उसमें 4 यूनिट हैं। चारों यूनिट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, लेकिन इनको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। आज सारे क्वेश्चंस चारों यूनिट एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि सारा कंटेंट आपको एक जगह देने की कोशिश है। ठीक है, 250 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस फटाफट उनका आंसर पढ़ते चले जाएंगे और उनको समझते चले जाएंगे ताकि पूरा रिवाइज हो पाए, पूरा रिवीजन हो जाए एक साथ में ना। आपने जितना भी पढ़ा है पूरा एक साथ आप रिवाइज कर पाएँ और चीज़ें आपको फिर से याद हो जाएं। और ये जो क्लास है इसको आप आज तो देख ही रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपका पेपर हो उससे एक दिन पहले सब कुछ छोड़ करके इस क्लास को जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का इसमें आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही है। ये ब्लॉग चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपका इंस्टाग्राम है और मतलब मेरा, और ये टेलीग्राम। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं, और लंबी क्लास होगी। ये मैराथन क्लास है, फटाफट से 250 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा एक ही वीडियो में। सब कुछ इसी में से आ जाएगा, पूरा पेपर यहीं से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? यूनानी साहित्य से। पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? यूनानी साहित्य से। कहाँ से? यूनानी साहित्य से। पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? पर्यावरण 2 शब्दों, परि प्लस आवरण, इनसे मिलकर के बना है। एनवायरोनेर किस भाषा का शब्द है? जो एनवायरोनेर है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। एनवायरोनेर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। एनवायरोनेर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। ये बात कहने वाले एच फिटिंग हैं। ये जो कथन है वो एच फिटिंग के द्वारा कहा गया है। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, एच फिटिंग ऐसा कहते हैं। प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। ये बात कहने वाले एच जी टॉन्सले हैं। प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह कथन एच जी टॉन्सले का है। लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में है, वह सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है, पर्यावरण कहलाता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए रहती हैं या घिरे हुए होती हैं, वो सब हमारा, ये सब कुछ पर्यावरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम चले जाएंगे। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है किससे? भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से पर्यावरण से इनकी रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन हमें इसमें ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, बात सही है, ये गलत नहीं है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिक एकता विद्यमान है, ये भी बात आपकी सही है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, ये बात गलत है। पर्यावरण हमारा भौतिक, जैविक, इन सभी संसाधनों का भंडार है। गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बात बिल्कुल सही है। भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व इसमें से नहीं है? खनिज, मिट्टियाँ, भूमि के रूप, ये सभी भौतिक पर्यावरण के जो है तत्व हैं, लेकिन बस्तियाँ भौतिक पर्यावरण के तत्व के अंतर्गत नहीं आती हैं। हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है?
हैबिटेयर लैटिन भाषा का शब्द है। हैबिटेयर लैटिन भाषा का शब्द है। किसने कहा है? पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। E.J. रॉय ऐसी बात कहते हैं। E.J. रॉय कहते हैं पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिनलैंड में हुआ था। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिनलैंड में। इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विद्यालय में हुआ था? ये आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ था। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। ये बात H.V. चित्ती बाबू ने कही है। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। यह किसका कथन है? H.V. चित्ती बाबू का कथन है। पर्यावरणविद डॉरेनमीर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? इन्होंने 7 कारक बताए हैं। मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार हैं। हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया है? 25 विशेषताओं को तैयार किया है। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तियों में, बच्चों में ज्ञान और समझ का विकास करना, जागरूकता लाना, स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण को बचाने के लिए भी हम पर्यावरण शिक्षा देते हैं। सामाजिक विकास हो सके, समाज का डेवलपमेंट हो सके, वैज्ञानिक विकास हो सके, इन सभी के लिए पर्यावरण की शिक्षा आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है। पर्यावरण शिक्षा से सचेतना का, जागरूकता का, व्यवहारिकता का, इन सभी का विकास होता है। पर्यावरण शिक्षा का पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर से ही हम पर्यावरण शिक्षा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? झील जो है यह पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगी, झील। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1975 में हुआ था। कब हुआ था? पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ वर्ष 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति। क्या है? प्रवाल भित्ति। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? अपघटनकर्ता। कौन सा समूह है? अपघटनकर्ता। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया जाता है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब। फिर देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक। कौन करते हैं? जलवायु संबंधी कारक। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पोषण संबंध। क्या है? पोषण संबंध। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक कहा जाता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक और बायोटिक घटक मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश क्या है? धनात्मक संकल्पना है, पॉजिटिव संकल्पना है ना। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारे पर्यावरण में आते हैं। हमारे रिश्ते नाते, संस्कृति, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारी मकान, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, है ना, फैक्ट्रीज, ये पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, सारा कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, ये तो पर्यावरण अध्ययन का घटक है। वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है। सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे? ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल इनका नाम है। ई हैकल। परितंत्र का तत्व है भौतिक तत्व, सौर ऊर्जा, जैविक तत्व। ये सभी परितंत्र के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होगी? 25 डिग्री सेल्सियस। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक और अजैविक दोनों ही। किसी भी परितंत्र में जैविक अजैविक सभी पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं परजीवी। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? परजीवी। पारिस्थितिक निक की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था। किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था। आगे बढ़ेंगे। परितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में। परितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में। परितंत्र में मानव है सर्वाहारी। परितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी है। परितंत्र में जैविक अजैविक घटकों के इनके मध्य की जो योजना की कड़ी है वो क्या है? जैव संरचना। क्या है? जैव संरचना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जैव विविधता का शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्या है? सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव किसको कहा गया है? सुंदरवन को। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? पॉलीथीन की। यानी कि किसकी भूमिका अहम है? किसकी अहम भूमिका है? तो वह पॉलीथीन की। ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की हैं। नंबर 1, देखिए, जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानित पौधों और पशु जातियों की सूची है, या विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची दी गई है, संकटाग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची दी गई है। तो प्यारे दोस्तों, यही ऑप्शन इसमें सही है। जो रेड डाटा बुक है उसमें विलुप्त होने की कगार पर जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उन्हीं का वर्णन उसमें किया गया है, उनकी बात उसमें कही गई है। ठीक है, इनकी सूची उसमें दी गई है। रेड डाटा बुक में किसका जिक्र किया गया है? जो है कि विलुप्त होने की कगार पर होने वाले जीव और पेड़ पौधे। निम्न क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी मध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो इसमें केवल पी, पूर्वी हिमालय। कौन है? पूर्वी हिमालय। ऑप्शन नंबर जो पी है आपका वो राइट है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन है? नमक और फिटकरी। ऑप्शन सी, फिटकरी। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। संरक्षण यानी किसी भी चीज का जो बचाव है, किसी चीज को बचा लेना, यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ त्याग करना है। ये बात कहने वाले आपके एलो हैं। कौन है? एलो। मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदा 7 से अधिक रहता है। मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदा 7 से अधिक रहता है। पारिस्थितिकी की प्रकृति क्या है? कला और विज्ञान दोनों की है। पारिस्थितिकी की प्रकृति कैसी है? कला और विज्ञान दोनों के रूप में है, दोनों ही है। पारितंत्र का तत्व है सौर ऊर्जा, जैविक तत्व व भौतिक तत्व। ये तीनों ही पारितंत्र के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी की पाठ्यवस्तु होती है जीवमंडल, उनका वातावरण। ये दोनों ही पारिस्थितिकी की पाठ्यवस्तु होती हैं, इसलिए इन दोनों का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 250 क्वेश्चन का कलेक्शन है, सभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आप
जो है आराम से सारे क्वेश्चंस को ठीक से वेल रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। पारितंत्र का मुख्य रूप क्या है? प्राकृतिक, मानवीकृत और अंतरिक्ष, ये तीनों ही पारितंत्र के मुख्य रूप हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक उत्तम पारितंत्र का घटक होता है अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, ये तीनों ही पारितंत्र के घटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा ये सभी। फिर क्वेश्चन कहता है, ये आपकी यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस में होंगे आपके। वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन का मतलब होता है जल को इकट्ठा कर लेना, संग्रहण कर लेना, उसका भंडारण कर लेना। ठीक है, वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण। वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है भूजल पुनर्भरण के लिए। वर्षा जल को संचयन इसलिए किया जाता है, इकट्ठा इसलिए किया जाता है ताकि उसको फिर से यूज कर पाए, भूजल पुनर्भरण, यानी कि उसको फिर से हम भर पाएँ, जहाँ पे उसकी हम आपूर्ति कर पाएँ, जैसे खेतों में, खलिहानों में, या जहाँ भी उसकी जरूरत है हम उसको यूज कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संचरण की परंपरागत विधि नहीं है? तो नाली जो है ये परंपरागत विधि वहां नहीं है। निम्नलिखित में से क्या अटल भूजल योजना का उद्देश्य है? भूजल प्रबंधन। भूजल प्रबंधन जो है यह अटल भूजल योजना का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? भारी बारिश। भारी बारिश जिम्मेदार थोड़ा ना है, वो तो और मतलब वो तो पॉजिटिव चीज है कि भाई जब बारिश होगी तो पानी की कमी नहीं रहेगी। बाकी उद्योगों का तेजी विकास ये भी पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है। बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन भी है। पर्यावरण पर्यटन के दौरान याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? पेड़ पौधों का ध्यान। जी हाँ, जब भी हम लोग पर्यटन पे जाएं तो हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। अन्य पर्यटकों की निजता का ध्यान रखें, जीव जंतुओं की शांति का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पर्यटन के बढ़ते कारोबार के क्या कारण हैं? नए रोजगार के कारण, सरकार को भारी राजस्व मिलता है, बात ये भी सही है। जैव विविधता को प्रोत्साहन मिलता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पर्यटन पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालता है। जो पर्यटन होता है वो पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालता है, कैसे? प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान करता है। जी हाँ, बिल्कुल, प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान भी होता है, प्रदूषण को भी बढ़ोतरी मिलती है, ट्रैफिक भी जाम होता है। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? आप सभी को पता है, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्लीय बारिश होती है। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिगम है। एक, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन 1972 में। अच्छा, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन में। अच्छा, किस देश में मतलब सबसे पहले हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी 1972 में। किस सन में हुई थी? 1972 में। चलिए, अम्लीय वर्षा होती है, कहाँ से होती है? अम्लीय वर्षा कारखानों से होती है। अम्लीय वर्षा कारखानों से होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में सर्वाधिक होती है। सबसे पहले स्वीडन में हुई थी, लेकिन सर्वाधिक पूछ ले, सर्वाधिक नॉर्वे में होती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया आस्लो में। कहाँ किया गया? आस्लो में। ओजोन O3 है, क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन बी, द्वितीय प्रदूषक। ऑप्शन बी, द्वितीय प्रदूषक है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सितंबर और अक्टूबर में। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सितंबर अक्टूबर में। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? कोलकाता में। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा गया। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा गया। प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक इसमें से नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक नहीं है।
भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है? क्या है? औद्योगिक बहिस्राव। औद्योगिक बहिस्राव जो है यह भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज्यादा प्रदूषण CO इससे होता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? यह आपका 80 से 90 डेसिबल की जो ध्वनि होती है इससे होता है। किस उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? निबस 7। किस उपग्रह के द्वारा? निबस 7। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है? प्लास्टिक जो है यह मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्लास्टिक से ही मृदा प्रदूषण अधिक बढ़ता है। धुंध कोहरे का निर्माण किससे होता है? धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ से धुंध कोहरे का निर्माण होता है। धुएं और रेडियो एक्टिव पदार्थ से धुंध कोहरे का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं कौन कौन? लाइकन और मॉस। लाइकन और मॉस जो है ये वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? औद्योगिक जल प्रदूषण से सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? यह आपका वर्ष 1974 में बना। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम वर्ष 1974 में बना। ठीक है। किसकी मापक इकाई डेसिबल है? तो आप सभी को पता है ध्वनि की जो मापक इकाई है वो डेसिबल है। यहाँ पे ऑप्शन सी जल की दिया है जो कि गलत है ना। हमें इन पे ध्यान रखना है। किसकी मापक इकाई डेसिबल है? ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के कान को क्षति पहुंचा सकती है? 90 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वह मानव के कान को क्षति पहुंचा सकती है। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है? तो जो है कि लगभग 150 तक की जो ध्वनि होती है डेसिबल की वो घातक होती है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है ना। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। निम्न में से कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वह वायु को अधिक प्रदूषित करती है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष लगा करके। वृक्षों के द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष लगा करके हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो आपके रॉबर्ट रूंग्स स्मिथ जो हैं इन्होंने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? रासायनिक कार्बन भी है, अपशिष्ट भी है, रासायनिक कीटनाशक भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है हरित गृह प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? रूसो और फ्रॉबेल का। योजना विधि में सबसे अधिक जो योगदान है वह रूसो और फ्रॉबेल का है। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेम क्वेश्चन है, जस्ट मोमेंट। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? योजना विधि में सबसे अधिक, देखिए यहाँ पे किलपैट्रिक ऑप्शन में कहीं नहीं था इसलिए जो है रूसो फ्रॉबेल कहा गया है। लेकिन अगर आपको किलपैट्रिक मिलते हैं तो आप किलपैट्रिक को ही टिक करेंगे। योजना विधि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें सबसे अधिक योगदान जो है वो किलपैट्रिक का है। अगर किलपैट्रिक आपको नहीं मिलते हैं, रूसो फ्रॉबेल साथ में मिलते हैं तो आप रूसो फ्रॉबेल को टिक कर दीजिए। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो एयर कंडीशनर है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण एयर कंडीशनर है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन किससे बनती है? ऑक्सीजन से। जो ओजोन है ये हमारी ऑक्सीजन से बनती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? प्रयोजनवाद।
योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं, ठीक है, और इन्हीं का योगदान सबसे अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन होता है ना। इन चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इन सबसे वायु प्रदूषण होता है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, कौन कौन से? कम उपयोग, पुनः चक्रण, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है इसमें? तो अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत, ये तीनों ही योजना पद्धति के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद इसमें से नहीं है? किसी भी योजना का निर्माण करना योजना विधि का पद नहीं है। योजना विधि का पद कौन नहीं है? देखिए, परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव करना, योजना का मूल्यांकन करना, ये तीनों ही हमारे क्या है? योजना विधि के पद हैं। लेकिन निर्माण करना योजना विधि के पद के अंतर्गत नहीं आता है। वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह परिभाषा जेम्स एम ली की है। किसकी? जेम्स एम ली ने यह बात कही है। आगे बढ़ते हैं। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो उसमें प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का, आत्मविश्वास का, इन सभी का विकास होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? तो इसमें आपकी पाठ्यपुस्तक पद्धति और भाषण पद्धति, ये दोनों ही परंपरागत पद्धति कहलाती हैं, ठीक है। पाठ्यपुस्तक और भाषण पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती हैं। पाठ्यपुस्तक और भाषण पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती हैं। कौन सी वाणिज्य शिक्षण की पद्धति इसमें से नहीं है? निगमन और आगमन पद्धति जो है ये वाणिज्य शिक्षण की पद्धति नहीं है। वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ? इकाई पद्धति का। किसका? इकाई पद्धति का। वर्ष 1918 तक इकाई पद्धति का रूप क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? इकाई पद्धति जो है यह नवीनतम है, नई पद्धति है। कौन सी पद्धति विवादास्पद है? समस्या समाधान पद्धति विवादों से भरी हुई है, विवादास्पद है। इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं? वो है आपकी व्याख्यान विधि। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि में जो टीचर होता है वो एक्टिव रहता है और जो बालक है वो पैसिव रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? योजना का निर्माण करना योजना विधि का पद नहीं है, अभी हमने ऊपर भी इस चीज़ को पढ़ा है। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो उसमें जो है प्रेरणा शक्ति का भी विकास होता है, आत्मनिर्णय का विकास होता है, आत्मविश्वास का भी विकास होता है। तो इन सभी का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। खोज व्यूह रचना का विकास करने वाले जे.एस. ब्रूनर हैं। खोज व्यूह रचना का विकास करने वाले जे.एस. ब्रूनर हैं। मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास करने वाले ओसबर्न हैं। मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास ओसबर्न ने किया। शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है। ऐतिहासिक खोज इसमें शामिल नहीं है। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है कौन? ऐतिहासिक खोज इसमें शामिल नहीं है। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है स्वउद्देश्यता, सामाजिक विकास और स्वतंत्रता। ये सभी प्रोजेक्ट पद्धति के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो जब सभी है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम चले जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है सुकरात का शिक्षण आव्यूह क्या है? प्रश्नोत्तर, ठीक है। या प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? तो सुकरात ने दी। भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है। भ्रमण कैसी विधि है? निरीक्षण विधि है। इसमें आदमी प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता है, बालक। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। किसने कहा? प्रोजेक्ट एक स्वदेशी प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। तो ये बात कहने वाले आपके किलपैट्रिक हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। कौन सी?
समय की बचत करना, ये क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है, जबकि छात्रों में उत्साह पैदा करना। अगर आप क्षेत्र पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो छात्रों में उत्साह होना चाहिए। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करें, जिन चीज़ों को बालक देखे उस चीज़ के बारे में बालक को बताना चाहिए। समाज और घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन समय की बचत कोई इसकी विशेषता नहीं है, फिर तो आप जल्दी जल्दी करके बच्चों को क्या ही सिखा पाएंगे। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है उसे भ्रमण विधि कहते हैं। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है वो भ्रमण विधि है। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? इसमें आपके 5 सोपान हैं। समस्या समाधान विधि के 5 सोपान हैं। योजना और समस्या समाधान विधि में अंतर होता है, निष्कर्षों की दृष्टि में इन सब में अंतर होता है। योजना और समस्या विधि में, समस्या समाधान विधि में निष्कर्षों की दृष्टि में अंतर होता है। आगे बढ़ेंगे। योजना विधि, देखिए योजना विधि के जनक किस देश के हैं? तो आपके अमेरिका के हैं। योजना विधि के जनक किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। समस्या समाधान विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में विद्यमान है। हरित प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरित प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं यह ओजोन छिद्र के मुख्य कारण हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं ये गैसें वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। वनों के विनाश को क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन। वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। वनों के पारिस्थितिक उपयोग हैं भूमि की सुरक्षा, वर्षा, प्रदूषण। ये तीनों ही वनों के पारिस्थितिक उपयोग हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वनोन्मूलन का कारण क्या है? ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग, वन्य उत्पाद का उपयोग। ठीक है, ये दोनों ही वनोन्मूलन के कारण हैं। ऑप्शन ए और बी राइट हो जाएगा। वनोन्मूलन का प्रभाव वन्य जीवों का विनाश होता है। वनोन्मूलन का कारण क्या है भाई? वनोन्मूलन का कारण है ईंधन की लकड़ी का प्रयोग, है ना, और जो है वन उत्पाद का उपयोग, मतलब वनों का विनाश, है ना। सीधा हम क्या कहेंगे? वनों का विनाश। जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, वनों का विनाश का मतलब है वनोन्मूलन, तो वहीं पे वनोन्मूलन का मतलब है वनों का विनाश। जब वन का विनाश तो फिर वन के जीवों का भी विनाश होगा, वो तो उनका घर है। जब घर ही उजड़ेगा तो जीव कहाँ जाएंगे, है ना। तो वन जीवों का भी विनाश होगा। कुल मिलाकर वनोन्मूलन का मतलब वन का विनाश। वन संरक्षण का उपाय क्या है? वन को अगर आप बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, वन को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, है ना। ये इन सभी तरीकों से हम वन को बचा सकते हैं। वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार है वन सर्वेक्षण। ऑप्शन ए इज द राइट वन। फिर बात करेंगे, वनों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया। जो एक्ट बनाया गया वो 1980 में बनाया गया था। ताजमहल को किससे खतरा है? ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से खतरा है। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC और CH4, मेथेन वगैरह सब क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अम्ल वर्षा होती है कारखाने वाले क्षेत्र में, जहां SO2 की अधिकता होती है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, वहां अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। कौन सी? नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है ओजोन परत। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में पाया गया। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में पाया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला देश है वो नॉर्वे और स्वीडन है। स्वीडन में क्या हुआ था? सबसे पहली बार बारिश हुई थी और सबसे अधिक कहाँ होती है? नॉर्वे में।
वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम हमारा वर्ष 1980 में लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 1980 में लागू हुआ। अम्लीय वर्षा का रूप होता है, तो अम्लीय वर्षा नम भी होती है, शुष्क भी होती है, ये दोनों ही अम्लीय वर्षा के रूप होते हैं। हरित भवन का संबंध किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। हरित भवन का संबंध किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये देखिए, इसमें केवल सेकंड यूनिट में ही आपके 102 क्वेश्चन है। ओजोन क्षेत्र से प्रभाव होता है, तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है, मौसम परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सारे ही कारण हैं, सारे प्रभाव हैं। ओजोन छिद्र स्थित है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? अम्लीय वर्षा से हमारा जलमंडल भी प्रभावित होता है, जीवमंडल भी प्रभावित होता है, भवन और मूर्तियां भी प्रभावित होती हैं। जब सब प्रभावित होता है तो ऑप्शन नंबर हम डी को चूज करेंगे। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और ये आपकी यूनिट 3 हो जाएगी। देखिए, अब इसमें आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य क्रिया क्या है? नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन व्यवस्था, ये सभी पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया है, तो इसमें मूल्यांकन करना, पृष्ठपोषण देना, उद्देश्यों का प्रतिपादन, ये पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रियाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे है? अनुदेशनात्मक प्रारूप से। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे है? अनुदेशनात्मक प्रारूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें और अध्ययन समितियां, ये सभी पाठ्यक्रम विकास के अभिक्रम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। फिर बात करेंगे, देखिए, कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? कैरिकुलम आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैरिकुलम क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है ना। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? क्यूरेरे का मतलब जो है, ये जो क्यूरेरे शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये किसका कथन है? ये एनन का कथन है। किसका? एनन का कथन है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? वर्ष 1982 में। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? वर्ष 1982 में की थी। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1986 में पारित किया गया। WHO की स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 1946 को हुई। WHO की स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 1946 को हुई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना आपकी वर्ष 1945 में हुई। यूनेस्को की स्थापना आपकी वर्ष 1945 में हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यह आपका वर्ष 1986 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1986 में। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया हार्लेम ब्रेंडरलैंड ने किया। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले जो थे उनका नाम क्या था? हार्लेम ब्रेंडरलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट ऑप्शन है। किस पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना था। ऑप्शन सी इज द राइट वन। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? ऊर्जा पर। किस पर? ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? ब्रेटलैंड आयोग की देन है। सतत विकास की अवधारणा ब्रेटलैंड आयोग की देन है। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था वर्ष 1987 में। कब हुआ था? वर्ष 1987 में। ठीक है, प्यारे दोस्तों पढ़ते रहिए, 250 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, और पूरा पेपर यहीं से मिलेगा। देखिए, पर्यावरण, ये यूनिट 3 चल रही है। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। कौन शामिल है? बाढ़ और सूखा।
कौन कौन शामिल हैं? बाढ़ और सूखा। अब पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे हैं उनमें बाढ़ और सूखा भी शामिल हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड का। किसका? ग्रीन ओलंपियाड जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया जाता है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का संरक्षण जो है, जल का बचाव, ये पर्यावरण समस्या नहीं है। और फिर इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया वर्ष 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया वर्ष 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, यह आपका वर्ष 1980 में बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम, वनों को, वन संरक्षण यानी कि वनों को बचाने का जो अधिनियम है वो 1980 में बनाया गया। फिर बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पारित किया कब? वर्ष 1972 में। कब पारित किया? वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर्यावरण विघटन के कारक हैं प्राकृतिक और मानवीय, ये दोनों ही। ठीक है, पर्यावरण विघटन के कारक हमारे प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही हैं। पर्यावरण संरक्षण समस्या है पूरे विश्व की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की समस्या है या चीन की या अमेरिका की, पूरे विश्व की समस्या है। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में जो बाधा है वह कमजोर आर्थिक स्थिति, जन सामान्य की अज्ञानता, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधाएं हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो धाराएं हैं कितनी हैं? 26। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में बनी। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वर्ष 1980 में बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ये वर्ष 1986 में बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वर्ष 1986 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट वन है। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता यह है कि शिक्षक को अक्रियाशील बनाती है, शिक्षक को अक्रियाशील बना देती है ना। पर्यावरण भाई, जब श्रव्य दृश्य सामग्री होगी तो उसमें शिक्षक जो होता है वो क्रियाशील नहीं रहता है, वो इतना एक्टिव नहीं रहता है। बच्चा खुद ही देख रहा है, खुद ही चीज़ों को सुन पा रहा है, तो उसमें टीचर एक्टिव नहीं रहता है। पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है वह हमारी श्रव्य सामग्री होगी। कौन सी होगी? श्रव्य सामग्री। पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री सहायता करती है विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में। पर्यावरण शिक्षण में, टीचिंग में, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हो, ईवीएस पढ़ा रहे हो, तो उसमें जो सहायक सामग्री है वो विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में हेल्प करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? नर्मदा आंदोलन से। मेधा पाटेकर नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। फिर बात करेंगे, कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? वर्गीज कुरियन जो हैं ये पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी सुंदरलाल बहुगुणा, एम.एस. स्वामीनाथन, सलीम अली, ये सभी पर्यावरण से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में किया गया। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वॉन्ट। क्या था? द फ्यूचर वी वॉन्ट। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा, है ना, ये चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका नैरोबी में है। किसमें है? नैरोबी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? वायु प्रदूषण स्वच्छता का विकास। वायु प्रदूषण स्वच्छता विकास। भारत में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1986 में। किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। किस आंदोलन का ये नारा है? तो ये आपका चिपको आंदोलन का नारा है। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है अप्पिको आंदोलन। चिपको आंदोलन का ही, चिपको का ही पर्याय है अप्पिको। ठीक है। पादप संरक्षण में कौन सा आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन। पादप संरक्षण में चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका ये यहाँ पे राइट आंसर है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था वर्ष 1979 में, 1979 में। अब यहाँ से आपकी यूनिट 4 शुरू हो रही है, देखिए, और धीरे धीरे लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुँच गए हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है एजेंडा 21, क्या है? एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 हुआ था वर्ष 1997 में। कब हुआ? वर्ष 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पर्यावरणीय मुद्दों का पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वर्ष 1972 में आयोजित किया गया। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन में। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? GD अग्रवाल जो हैं वह पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात हैं। कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? बाबा आमटे जो हैं वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अप्पिको किस भाषा का शब्द है? अप्पिको कन्नड़ भाषा का शब्द है, जो कि चिपको का ही अप्पिको है। अप्पिको आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह आपका वर्ष 1983 में हुआ था। अप्पिको आंदोलन 1983 में शुरू हुआ था। चिल्का बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? वर्ष 1992 में शुरू हुआ। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से हुई। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यह आपका वर्ष 1989 में प्रारंभ किया गया। प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया वो मेधा पाटेकर थे। प्रथम भारतीय मेधा पाटेकर जो थे, इनको जो है गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1987 में की गई थी। प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन के जीव, जंगल के जीवों को बचाने के लिए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है? वन्य जीवन संरक्षण के लिए व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये UNEP के माध्यम से प्रदान किया जाता है। किस सम्मेलन के आधार पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था उसी के बेस पे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अप्पिको आंदोलन किससे संबंधित है? अप्पिको आंदोलन आपका पेड़ बचाओ से संबंधित है, पेड़ों के बचाव से संबंधित है। अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? कर्नाटक में चलाया गया था। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ। टिहरी बांध संघर्ष
टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये आपका वर्ष 1990 में प्रारंभ हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? वियना सम्मेलन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? वियना सम्मेलन। आगे बढ़ेंगे और लास्ट पेज है आपका ये, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोरंटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वर्ष 1988 में। टोरंटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? वर्ष 1988 में। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की? 182 देशों ने। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की? 182 देशों ने। एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन हुआ? न्यूयॉर्क सम्मेलन का। एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन हुआ? न्यूयॉर्क सम्मेलन का आयोजन हुआ। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किसका आयोजन हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल का। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ। जोहान्सबर्ग सम्मेलन जियो+10 का आयोजन कब हुआ? वर्ष 2002 में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किया गया वर्ष 2010 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ वर्ष 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ वर्ष 1987 में। किस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जन्म हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। किस सम्मेलन के दौरान? स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जन्म हुआ। पर्यावरण जागरूकता के लिए कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? ग्रीन ओलंपियाड। कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का। पर्यावरण शिक्षा का घटक है। बालक और पर्यावरण ये दोनों ही पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता का घटक है भौतिक और जैविक, ये दोनों ही पर्यावरण जागरूकता के घटक हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस दिन आपका पेपर हो उससे पहले इस क्लास को जरूर एक बार देख करके जाइएगा। पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।